नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या अगली बार देश में जनगणना होगी तो उसका आधार बटोगे तो कटोगे वाला नारा बनेगा? बताएंगे इस सवाल का जवाब और दिखाएंगे कि कास्ट सर्वे की सियासत करने वालों को तगड़ा झटका देने के लिए मोदी सरकार ने क्या तैयारी कर ली। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि सलमान से काले हिरण की मौत का बदला लेने पर तुले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने के लिए अब कौन आ चुका है और कैसे लॉरेंस के सहारे एमवाई पॉलिटिक्स साध रहे हैं पप्पू यादव। लेकिन शुरुआत मोदी के 10 साल पुराने वादे के जमीन पर उतरने की खबर के साथ। तो एक दौर था जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के भारत दौरे की शुरुआत देश की राजधानी नई दिल्ली से होती थी और उसका समापन भी नई दिल्ली में ही होता था। लेकिन 2014 के बाद से ही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलनी शुरू कर दी। आज स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा पर जब पहुंचे तो पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम के स्वागत के लिए दिल्ली की जगह गुजरात के वडोदरा शहर को चुना। वडोदरा में खुली जीप में पीएम मोदी और सांचेज रोड शो के लिए निकले तो सड़क के दोनों तरफ उनके स्वागत में तालियां बज रही थी और हाथ लहरा रहे थे। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज की यात्रा पीएम मोदी की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी पृष्ठभूमि में हुई है जिसे पीएम मोदी ने अपने शब्दों में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल कहा है। सांचेज को वडोदरा में लाकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि वोकल फॉर लोकल उनका चुनावी नारा भर नहीं है। उनकी विदेश नीति से लेकर उनके बड़े फैसलों में उसकी झलक दिखती है और दुनिया के जिस बड़े मंच पर वो जाते हैं हिंदुस्तान के लिए लोकल फॉर ग्लोबल का नारा जरूर बुलंद करते हैं। पिछले महीने 22 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, तब लोकल फॉर वोकल के नारे को उन्होंने लोकल टू ग्लोबल की एक नई थीम में ढाला था। सांचेज और मोदी की वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम के सेंटर का उद्घाटन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें C295 विमानों के निर्माण केंद्र के रूप में इसे विकसित किया गया है। स्पेन से समझौते के तहत वडोदरा के इस कॉम्प्लेक्स में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। भारत ने स्पेन के 7 सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। इस परियोजना के तहत भारत में पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण किया जा रहा है। 27 मार्च 2022 को पीएम मोदी ने लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र देश को दिया था, लेकिन उससे बहुत पहले उन्होंने उसकी बुनियाद बनानी शुरू कर दी थी। इसी साल फरवरी की बात है। पीएम मोदी ने गुजरात के राजकोट में कहा था कि हमने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के अलग अलग कोनों में पहुंचा दिया है और G20 के दौरान ये इसकी बहुत सारी बानगी आपको देखने को भी मिली थी। मोदी का यह बयान आज फिर से चर्चा में है। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज के अलावा उन दूसरे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के भारत दौरे की तस्वीरों को भी जरा याद कीजिए जिसे पीएम मोदी दिल्ली की जगह दूसरे अलग अलग शहरों में लेकर गए। मिसाल के तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत जब वो आए तो उनको 2014 में अहमदाबाद में उनका स्वागत किया और 2019 में जब वो आए तो उनको महाबलीपुरम में मोदी उन्होंने मुलाकात की। इस साल गणतंत्र दिवस की बात है। फ्रांस के राष्ट्रपति जब इमैनुएल मैक्रो आए तो भारत के मेहमान के तौर पे तो दिल्ली की जगह राजस्थान के जयपुर में उनका स्वागत किया गया। हिंदुस्तान के लोकल फॉर वोकल प्लान की अहमियत का एहसास भी इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बाहर से आए विदेशी मेहमानों को कराते रहते हैं। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज की तरह जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भी रोड शो हुआ था, जहां भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का आनंद लेते हुए मैक्रो ने भारत के साथ मजबूत होते कारोबारी रिश्तों पर अपनी मुहर लगाई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाते हैं कि भारत की बढ़ती हुई ताकत की एक अनोखी तस्वीर, एक खास तस्वीर। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब से बस थोड़ी देर बाद ही चीन की साइबर साजिश पर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं हम और आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत उसका नया शिकार बन गया है।
लेकिन जरा ये देखिए कि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास अब किस किस तरीके से आपको दिखाई देता है। इस वीडियो में जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं उसमें जो बातें कही जा रही है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर आप समझ पाएंगे कि आज का भारत दुनिया के बाकी देशों से कैसे डील करता है। बॉर्डर हो या व्यापार, आज का भारत किसी भी सूरत में दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं। ये वीडियो दिल्ली मेट्रो का है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक के बीच बातचीत हो रही है। जरा इसको सुनिए गौर से और फिर इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार से। See, your German company is supplying us some tunnel boring machines which they make in China. What's the name? But China is not allowing them to send it to India. They're producing in China? Yeah. And some component going from Germany, but We most should of it stop made in buying China. German equipment now. See, your German company. तो आपने देखा कि कैसे पीयूष गोयल ने जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक से चीन द्वारा भारत को जर्मन टनल बोरिंग मशीनों की बिक्री रोकने के मुद्दे पर उन्होंने कैसे उनसे बात की। गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई समस्या आती है तो भारत जर्मनी से टनल बोरिंग मशीनों की खरीदारी बंद कर देगा। असल में भारत हेरेंकनेच नामक जर्मन कंपनी से टनल बोरिंग मशीन खरीदता है और जर्मन कंपनी ये मशीनें जर्मनी की बजाय चीन में बनाती है। पीयूष गोयल ने जर्मन मंत्री को बताया कि चीन अब भारत को टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन की बिक्री में खलल डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। इसकी वजह से भारत में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर पड़ रहा है और हेरेंकनेच की जो टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग है वो भारत की कई बड़ी परियोजनाओं में हो रहा है, जिसमें कि दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें तो टीबीएम इस्तेमाल हो ही रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई में जो बुलेट ट्रेन की परियोजना चल रही है उसमें भी इसी कंपनी का टीबीएम इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए पीयूष गोयल जर्मनी के वाइस चांसलर के सामने कह रहे हैं कि हमें जर्मनी से मशीन खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां से जो चीन में बन रहा है टीबीएम उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही। तो जर्मनी के इकोनॉमिक अफेयर्स के मंत्री हैं रॉबर्ट हेबेक, जो कि वाइस चांसलर भी हैं, और उस साथ में भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर किया और द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर उनको पहुंचना था और इसी सफर के दौरान का ये वीडियो है जो कि अब वायरल हो रहा है। जर्मन कंपनियों के लिए भारत की अहमियत तेजी से बढ़ी है और वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच करीब 24.85 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जो कि 2023 में बढ़कर 30.8 अरब बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत और जर्मनी के बीच अच्छे संबंधों के बावजूद भारत अपने हितों को लेकर किसी भी देश से दो टूक बात करने में नहीं हिचकता। तो देश का मूड मीटर में अब आपको दिखाते हैं कि चीन की साइबर साजिश से जुड़ी हुई एक बड़ी स्टोरी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि क्या बिहार में लालटेन वाली पार्टी आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे के सहारे आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या अब लौट कर आते हैं अपनी उस खबर पे जिसका जिक्र हमने पहले किया कि क्या एलएसी पर समझौता करने वाला चीन साइबर वर्ल्ड में भारतीयों को धोखा दे रहा है। क्या हिंदुस्तान में डिजिटल अरेस्ट के मामलों के पीछे चीन का हाथ है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चीन की संलिप्तता एक तरीके से सामने आई। यकीन मानिए कि जो चौंकाने वाले अभी तक खुलासे हुए हैं हमारी एजेंसियों के जरिए, उससे साफ साफ चीन की तरफ इशारा जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अपने देश में अपने ऐसे मानव तस्करी से जुड़ा हुआ जो सिंडिकेट काम कर रहा है, वो लोगों को गुमराह करके म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और ऐसे देशों में ले जा रहा है जहां उन्हें साइबर क्राइम के दलदल में फंसाया जा रहा है।
चीनी कंपनियों के इशारे पर ये सारा खेल दुबई के रास्ते खेला जा रहा है। और ये पूरा खेल क्या है समझने के लिए हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए चीजें दिखाते हैं। तो ये आप समझिए कि दिल्ली पुलिस और एनआईए की स्पेशल जो सेल है उसकी जांच में इन बातों का खुलासा हुआ है कि कैसे ये पूरा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और जो ये डिजिटल अरेस्ट का खेल चल रहा है ये क्या है। तो ये आप ये समझिए कि ये भारत से म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, यहां बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कि तो यहां देखिए मैं बताता हूं आपको कि इसका तरीका क्या है कि भारत से पहले चूंकि आपको हायरिंग के नाम पर कि आपको अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलेगी आईटी से और अच्छी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी, इस तरह का झांसा दे करके और उनको दुबई ले जाया जाता है। और दुबई में ले जा करके उसके बाद उनको म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के ऐसे सेंटर्स में, ऐसे कॉल सेंटर्स में भेज दिया जाता है, ऐसे कॉल सेंटर्स में भेज दिया जाता है जिसका मालिकाना हक चाइनीज कंपनियों के पास है। और वो कंपनियां फिर ये जो यहां भारत से ले जाए गए लोग हैं इनको साइबर क्राइम के लिए उनको ट्रेन करते हैं और फिर हिंदुस्तान समेत और जो पूरा दक्षिण एशिया का इलाका है यहां पर कई देशों में ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। इसके अलावा चूंकि ये कंपनियां दुबई से भी जुड़ी हुई हैं तो जो पैसा है पूरा वो दुबई के जरिए रूट किया जाता है। ये म्यांमार, लाओस और कंबोडिया के जरिए सीधे चीन पैसा नहीं जाता बल्कि दुबई और फिर दुबई में बैठी हुई कंपनियां ये चीन को पैसा रूट कर देती हैं। तो ये जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये एक पूरा नेक्सस चल रहा है और इस तरीके से काम हो रहा है। तो अब जरा देखिए कि किस तरीके से डिजिटल धोखाधड़ी जो इस देश में है वो कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2021 में 4,52,000 मामले ऐसी शिकायतें मिली थी जो साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई थी या साइबर क्राइम से जुड़ी हुई थी। अब आप देखिए कि कैसे बढ़ रहा है। 2022 में ये बढ़कर 9,66,000 हो गया। आप सोच रहे हैं 4 लाख से सीधे 9 लाख यानी कि 2 गुना। और 2023 में 15,56,000, 9 लाख से सीधे 15,56,000 और अभी 2024 का जनवरी से अप्रैल तक का ही डेटा है उसके मुताबिक करीब 7.5 लाख मामले आ चुके हैं साइबर फ्रॉड के। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने बड़े पैमाने पर यह साइबर फ्रॉड का खेल चल रहा है और थोड़ी सी आपकी लापरवाही या कम जानकारी आपको इनके चंगुल में फंसा सकती है और आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई से आप हाथ धो सकते हैं। ये इस तरह का खेल चल रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे हिंदुस्तान डिजिटली मजबूत हो रहा है वैसे वैसे हिंदुस्तानियों के खिलाफ डिजिटल साजिश भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस बात की ओर इशारा भी किया था और रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र दिया था। सच में हालात बिल्कुल बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट करके इसी साल अभी तक भारतीयों से कितना पैसा ठगा गया है, कितना नुकसान हुआ है, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस साल अभी तक साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके भारतीयों से 120 करोड़ रुपया ठग लिया। आप सोचिए 120 करोड़ रुपए साइबर अरेस्ट। मैं सिर्फ एक तरह की क्राइम की बात कर रहा हूं, साइबर क्राइम की, जबकि कई और भी तरीके होते हैं। जैसा कि आप साइबर फ्रॉड, आपको ओटीपी भेजा और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए, या आपको किसी तरीके से और दूसरे मामले में फंसा करके, डरा के, धमका करके, साइबर बुलिंग करके, कुछ भी करके आपसे पैसे ठग लेना, वो एक चीज है। सिर्फ साइबर अरेस्ट के मामले में बता रहा हूं जिसमें कि आपके पास कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि आपका मामला, आपका कोई पार्सल या आपका फोन नंबर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, आतंकवाद के लिए या बड़ी ठगी के लिए इस्तेमाल हुआ है आपके फोन नंबर का, और इस तरीके से आपको डरा दिया जाता है और फिर आपको इस तरह के लोग आपके सामने आकर के ऑनलाइन ही आपसे सब सारी बातें की जा रही होती है और आपको फिर कहा जाता है कि नहीं, आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑफ नहीं कर सकते, आप सामने रहिए और आपके पूरे अकाउंट की हमें तलाशी लेनी पड़ेगी और हमें पूरा देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में किस तरीके से हुआ है, और इस तरीके की बातें करके और आपसे आपकी जो प्राइवेट जानकारियां हैं आपके अकाउंट से जुड़ी हुई, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई ले ली जाती है और आपको इस तरीके से उनके जाल में आप आसानी से फंस जाते हैं। तो इस साल अभी तक ट्रेडिंग स्कैम के नाम पर
1420 करोड़ यानी कि 1420 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। साइबर अरेस्ट में हमने बताया कि 120 करोड़ रुपया निवेश में स्कैम कर, निवेश में कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करिए और आपको हम बहुत शानदार रिटर्न देंगे, इस तरह की बातें करके लोगों से 222 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और डेटिंग स्कैम के जरिए 13 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। डेटिंग स्कैम के बारे में भी आपने कहानियां सुनी होगी कि आपको ऑनलाइन कोई लड़की आपको कुछ प्रपोजल भेजती है कि मुझसे दोस्ती कर लो या मुझसे आओ हमारे साथ डेटिंग करो, और आप उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करने लगती है। आपके कुछ अगर गलती से आपने कुछ इस तरह की बातें कर ली जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो रिकॉर्ड करके और फिर आपके सगे संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देने लगती है और फिर आपसे एक मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। तो ये इस तरीके से ये इस देश में चल रहा है साइबर क्राइम का एक बड़ा खेल, इसलिए जरूरी है कि आप भी सावधान रहें। और अब रुख करते हैं बिहार का, जहां पापा लालू यादव के इजाद किए गए MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले को वोट के रूप में साधने के लिए बेटे तेजस्वी यादव जी जान से जुटे हुए। राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा साहब की पार्टी में लालू यादव के हाथों एंट्री हो गई। तेजस्वी का नारा है कि उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करने के लिए पार्टी को ओसामा पावर से लैस किया है। अब एक क्रोनोलॉजी देखिए। 22 अक्टूबर को झारखंड में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठे बैठे बोलते हैं कि मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और उसके 96 घंटे के भीतर पटना में लालू यादव का कुनबा शहाबुद्दीन फैमिली का वेलकम करते दिख जाता है। 90 के दशक के बिहार की पॉलिटिक्स को जिसने गौर से देखा होगा, सुना होगा या जाना होगा, उसे शहाबुद्दीन की क्राइम कुंडली पता है। उनके नवाबजादे ओसामा का रिकॉर्ड भी बिल्कुल कोई पाक साफ नहीं है। लेकिन खुल्लम खुल्ला मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के बाद सोशल मीडिया से तेजस्वी यादव यह भी ऐलान कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, आरजेडी जीत रहा है, हम जीत रहे हैं और बिहार जीत रहा है। अब आरजेडी की जीत में बिहार की जीत कैसे है यह तो हमको नहीं मालूम, लेकिन तेजस्वी को पता है कि यादवों के साथ मुसलमानों के गठजोड़ के बिना उनकी जीत मुमकिन नहीं। बिहार की कुल आबादी में 17.7% मुसलमान और 14% यादव है। कुल मिलाकर के यही करीब करीब 32% वोट जो है वो लालू फैमिली की गाढ़ी कमाई। एक बार जरा तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो इस नए गठजोड़ पर क्या कह रहे हैं। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। शहाबुद्दीन के परिवार को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऑफिशियल रणनीति आने वाले बिहार चुनाव में गुंडों को टिकट देना, गुंडों के परिवार को टिकट देना और बिहार को एक ऐसे युग में वापस ले जाना है जहां माफिया, बाहुबली और गुंडे विधायक के भेष के अंदर जनता को लूटा करते थे और मासूमों की जान को लिया करते थे। अच्छी बात है, उनको जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। तो खबर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान के रघुनाथपुर से चुनाव लड़ाएंगे। 90 के दशक में लालू यादव ने बाहुबली शहाबुद्दीन को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन जब दिन लदे और शहाबुद्दीन भीतर गए यानी कि जेल गए तो दूरियां बढ़ती चली गई। कोरोना में शहाबुद्दीन की मौत के कई दिनों बाद तक लालू फैमिली ने इस परिवार का हालचाल नहीं पूछा था। जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव बाहुबली फैमिली से दूर रहकर अपनी गुड बॉय वाली छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का हश्र देखने के बाद अपने पापा के फॉर्मूले पर लौट आए। कुल मिलाकर आरजेडी की राजनीति में लालू-शहाबुद्दीन युग के बाद अब तेजस्वी ओसामा युग की शुरुआत हो चुकी है। अब रुख करते हैं उस खबर का कि रेल मंत्री ने वादा किया था
कि त्योहारी सीजन में वो इस तरीके से इंतजाम करेंगे कि लोगों को अपने घर जाने के लिए कतार में नहीं खड़ा होना होगा और बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा ट्रेनों। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आई है वो सब आपने और हमने देखी है, और हालत यह है कि किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, सूरत चले जाइए, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, भयंकर भीड़ है। और ये वो लोग हैं जो दिवाली और छठ अपने परिवार के बीच मनाना चाहते हैं, सोचते हैं कि जिनके लिए कमाते हैं कम से कम उनके साथ त्योहार पर तो साथ हो जाए। इसलिए दिवाली छठ से पहले हर साल रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है, और यकीन मानिए कि इससे ज्यादा लोग वो होते हैं जो इस भीड़ की दहशत भर से रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाते, डरते हैं। रेलवे स्टेशन की भीड़ हो या घर बैठे IRCTC की वेबसाइट पर आप बहुत सारे लोग जो टिकट खंगाल रहे हों, हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि त्योहार मनाने के लिए घर तो जाना है, लेकिन ट्रेन में टिकट मिलेगा कि नहीं। ऐसे सवालों का सामना हमारे रेल मंत्री लंबे समय से करते आए, इसलिए 24 अक्टूबर को ही उन्होंने ये बयान दिया कि इस बार चिंता की कोई बात नहीं है, इस बार हम 7000 ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाएंगे और सबको घर पहुंचाएंगे। एक बार अश्विनी वैष्णव को सुनिए पहले। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए, स्पेशल ट्रेन्स। हाँ, स्पेशल ट्रेन है ये, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। तो रेल मंत्री ने वादा किया और ट्रेनें दौड़ भी रही है, लेकिन हुआ क्या, जरा एक बार वो भी देखिए। मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी आ गई कि भगदड़ वाली हालत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि दिवाली छठ पर पूर्वांचल के लोगों को घर भेजने का इंतजाम क्या हमेशा नाकाफी ही रहेगा? रेल मंत्री 7000 स्पेशल ट्रेन दौड़ाकर रोजाना 2 लाख एक्स्ट्रा लोगों को घर पहुंचाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर होता तो रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम क्यों नहीं हो रही और सबको टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो इसका भी जवाब यह है कि आज भी मुसाफिर ज्यादा हैं और ट्रेनें कम। और मुसाफिर कितने हैं यह समझने के लिए पूर्वांचल के लोगों के बड़े शहरों में बढ़ती आबादी का एक ग्राफ देखना चाहिए आपको। दिल्ली की कुल आबादी में लगभग 40% हिस्सेदारी पूर्वांचल के लोगों, और एक आंकड़ा बताता है कि दिल्ली के करीब 1.46 करोड़ यानी कि 1.46 करोड़ वोटर्स में से 1/3 पूर्वांचली हैं, यानी कि करीब करीब 50 लाख वोटर्स पूर्वांचल के हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली की बात हुई। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, NCR के ऐसे तमाम इलाके हैं, अगर इनको जोड़ लीजिएगा तो ये आबादी 80 लाख तक हो जाएगी। देश के दूसरे बड़े औद्योगिक शहर जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, बिहार और पूर्वांचल के करोड़ों लोग इन शहरों में रहते हैं। इनमें से 20-30% लोग भी अगर त्योहार पर अपने परिवार के साथ अपने घर पे होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के, ऐसे मुसाफिरों की संख्या 50 लाख के पार हो जाएगी। ऐसे में रोजाना 2-2.5 लाख लोग भेज भी दिए तो क्या समस्या हल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या ट्रेनों की संख्या और बढ़ा दी जाए? लेकिन यह भी तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि ट्रैक तो उतने ही है। वहां जब तक रेल की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, जब तक पैरेलल ट्रैक और तेजी से नहीं बनेंगे, तब तक भीड़ इसी तरह बनी रहेगी, और तब तक जनरल, स्लीपर, AC सब हाउसफुल रहेंगे। और ये एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने में, एक्स्ट्रा ट्रैक बिछाने में अभी कितना समय लगेगा पक्के तौर पे कोई नहीं जानता। तो तब तक ऐसे त्योहार के सीजन पे इसी तरह की भीड़ भाड़ वाले सफर के लिए अपने को तैयार रखें। अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में जनगणना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अगले साल यानी कि 2025 में जनगणना शुरू करने की तैयारी में, जो 2026 तक चलेगी। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत सारी विपक्षी पार्टियां जो चाहती हैं कि भारत में जाति जनगणना की जाए, वो अंदर खाने बेचैन हो गई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोदी सरकार अगले साल से शुरू हो रही जनगणना में लोगों का धर्म और वर्ग के साथ संप्रदाय भी पूछने वाली। इससे पहले भी हुई जनगणना, जो जितनी जनगणना हुई है सन 2011 तक, उसमें भारतीय नागरिकों से उनके धर्म और वर्ग से जुड़ी जानकारी ली जाती रही। धर्म तो आप समझते हैं, वर्ग का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति सामान्य जाति से है या अनुसूचित जाति या जनजाति का है, इसकी जानकारी ली जाती है। अब इसमें इस बार संप्रदाय भी जोड़ा जा सकता है, उसकी तैयारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये संप्रदाय क्या होता है, इसे इस तरीके से समझिए कि इस बार जनगणना होगी तो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को यह भी जानकारी देनी होगी कि वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनका संप्रदाय वाल्मीकि है, रैदासी है या कुछ और है। बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना पर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, यानी अगले साल होने वाली जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ना है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। इस बार की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन का काम शुरू होना है, जो 2028 तक पूरा होगा और उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसलिए इस खबर के सामने आते ही कि जाति जनगणना की जो मांग करने वाले लोग हैं या जो पार्टियां हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई। उन्हें अपना वो सियासी गेम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो जाति जनगणना के नाम पर आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व का फंडा गिनाकर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए। और सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस में। कांग्रेस ने अगले साल जनगणना होने की खबरों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया सेल प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं। 1951 से हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में देश के सभी जातियों की गिनती की जाएगी या नहीं, इस बारे में कोई अभी क्लैरिटी नहीं। तो ये बात उन्होंने पूछी है। और ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ये बात आपको पता ही है, क्योंकि जाति के आधार पर जनगणना के पीछे विपक्षी पार्टियों का मकसद बीजेपी की हिंदू एकता को ध्वस्त करना है। जातीय गोलबंदी को इस तरह बढ़ावा देना है ताकि उनका वोट बैंक सधे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रही बीजेपी विपक्ष के दबाव में जाति जनगणना करेगी, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। यह अलग बात है कि विपक्ष पूरी ताकत से इसके लिए लड़ेगा या जुटेगा कि इस बार की जनगणना में जाति का कॉलम जरूर जोड़ा जाए। अब बात लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन, जिसने एक बार फिर लॉरेंस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। और इस बार जंग का मैदान है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में बिश्नोई गैंग के बाद अब उसके विरोधी बम्बीहा गैंग की एंट्री हो गई। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बम्बीहा गैंग के कौन से मेंबर हैं जो लॉरेंस के सीधे टारगेट पर हैं। लेकिन पहले बम्बीहा गैंग ने जो दिल्ली में किया उसे जानिए। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई है और पुलिस के मुताबिक बाइक पर आए 2 लड़कों ने फायरिंग करने के बाद एक पर्ची वहां छोड़ा, जिस पर बम्बीहा गैंग के शूटर्स कौशल चौधरी और पवन शौकीन का नाम लिखा हुआ है। पर्ची पर बम्बीहा गैंग का फोन नंबर भी लिखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक एक्सटॉर्शन को लेकर कोई कॉल नहीं आई है और मौके से पुलिस को 7 खाली बुलेट भी मिले हैं और एक लाइव कार्टेज भी मिला है। हाल ही में दिल्ली लॉरेंस गैंग ने जिम चलाने वाले अफगानी नादिर शाह की हत्या कर दी थी और अब बम्बीहा गैंग ने बिजनेसमैन के घर के बाहर गोली चलाकर संदेश दे दिया है कि देश की राजधानी में गैंगवार अभी रुकने वाला नहीं। बम्बीहा और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों गैंग की लड़ाई में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। लॉरेंस कनाडा और यूएस से ऑपरेट करता है तो बम्बीहा पंजाब और आर्मेनिया से। लॉरेंस जेल से ही गैंग को लीड कर रहा है और अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बिश्नोई गैंग का एक बड़ा कमांडर है। लॉरेंस का भाई अनमोल और राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा भी अमेरिका में बैठकर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर गैंग को चला रहे हैं। सलमान खान के घर जब बाहर फायरिंग हुई थी तो रोहित गोदारा ने ही स्पेशल
सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट की थी और इसकी जिम्मेदारी ली थी, और दूसरी तरफ बम्बीहा गैंग जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस से बदला लेना चाहता है, अब वो भी इस पूरी खेल में शामिल हो चुका है। बम्बीहा गैंग की कमान गौरव पटियाल उर्फ लकी के हाथ में है, और पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। वो हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, ऐसे तमाम मामलों में वो जेल में बंद था और फिर वहां से आर्मेनिया भाग गया। इस गैंग का दूसरा बड़ा मेंबर अमित डागर है, जो लॉरेंस का खास बिक्की का एक तरीके से उसके मर्डर में शामिल था। और इस गैंग का जो तीसरा बड़ा नाम है वो है कौशल चौधरी, जिसके नाम की पर्ची दिल्ली में बिजनेसमैन के घर के बाहर फेंकी गई है। बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है मनदीप धालीवाल, और ये चारों मिलकर बम्बीहा गैंग को चलाते हैं। इस गैंग को बनाया था दविंदर सिंह सिद्धू ने, जो 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसके बाद से लकी पटियाल इसे चला रहा है। दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज भवाना गैंग से हाथ मिलाकर बम्बीहा गैंग दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं, और इसके जरिए ही लॉरेंस अपने धमकी देना हो या फिर किसी का मर्डर करवाना हो, ये सारे काम करवाता है। वहीं ये माना जाता है कि बम्बीहा गैंग के 300 शूटर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। बम्बीहा गैंग किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेना चाहता है। वहीं लॉरेंस गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ और बिक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला बम्बीहा से लेना चाहता है, और उसके निशाने पर बम्बीहा के 4 मेंबर्स बड़े टारगेट बताए जा रहे हैं। अब आपको टॉप 4 टारगेट कौन से हैं जिसे पूरा करने के लिए लॉरेंस और उसका भाई अनमोल बिश्नोई पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी जरा देख लीजिए। तो पहला टारगेट है मनदीप धालीवाल, बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है। बिक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों की मदद की थी इसने, इस पर यह आरोप है। दूसरा टारगेट है कौशल चौधरी, जो कि गुरुग्राम की जेल में बंद बिक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को हथियार दिए थे इसने, इस पर यह आरोप है। और तीसरा टारगेट है अमित डागर, जो बिक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग इसने रची थी और शूटर्स और रेकी करने वालों की जो है इसने मदद की थी। और चौथा टारगेट है गौरव पटियाल उर्फ लक्की, जो कि बम्बीहा गैंग की कमान संभाल रहा है और आर्मेनिया में बैठकर पूरा गैंग चला रहा है। तो इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ये जो बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जो पूरा गैंगवार है, वो भी आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो देश का मूड मीटर में इतना ही।